और ये ओरोफैरिंग्स जो कि माउथ के अंदर से यहाँ पे ओरोफैरिंग्स, ये दोनों एक जगह पे कनेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं फैरिंग्स एज यू कैन सी। और फैरिंग्स नीचे उतरता है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आगे की तरफ, पीछे की तरफ ईसोफेगस है, आगे की तरफ ट्रेकिया। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है क्योंकि ट्रेकिया को इसलिए कवर करना पड़ता है क्योंकि उसमें से खाना ट्रेकिया में नहीं जाए, उसके लिए हमने कल पढ़ा था एपिग्लॉटिस। ओके तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपना लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर था, उसमें 10th का चैप्टर था, 6 चैप्टर नंबर 6। वो हमने फर्स्ट प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है वो पढ़ लिया था। उसके जस्ट बाद हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के बाद हमने रेस्पिरेशन पे आए थे। रेस्पिरेशन का हमने आपको बता ही दिया था कि कैसे रेस्पिरेशन क्या क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये हमें लुल्ली भाई समझाने वाले हैं। थोड़ा सा फोकस करिएगा। इनिशियली एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं नेज़ोफैरिंग्स जो कि यहाँ से पीछे जाके यहाँ की तरफ होगा नेज़ोफैरिंग्स, ठीक है, नेज़ोफैरिंग्स। और ये ओरोफैरिंग्स जो कि माउथ के अंदर से यहाँ पे ओरोफैरिंग्स, ये दोनों एक जगह पे कनेक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं फैरिंग्स एज यू कैन सी। और फैरिंग्स नीचे उतरता है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आगे की तरफ, पीछे की तरफ ईसोफेगस है, आगे की तरफ ट्रेकिया। ये चीज़ थोड़ी सी याद रखने वाली है क्योंकि ट्रेकिया को इसलिए कवर करना पड़ता है क्योंकि उसमें से खाना ट्रेकिया में नहीं जाए, उसके लिए हमने कल पढ़ा था एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस मतलब इस ओपनिंग को बोलते हैं, एपी मतलब उसके ऊपर, तो एपिग्लॉटिस। अगेन ट्रेकिया जो होता है वो कार्टिलेजनस रिंग्स का बना हुआ होता है, इसलिए वो कोलैप्सिबल नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होता है ना। नहीं तो अगर आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे एक सस्ती वाली, कई बार आपने स्ट्रॉ देखी होगी, कोकोनट वाटर के साथ यूजुअली मिलती है, बहुत ही सस्ती क्वालिटी की होती है, जैसे ही सक किया तो वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये नॉन कोलैप्सिबल नहीं होती अपनी ट्रैकिया, तो एवरी टाइम एयर उसके अंदर बाहर जाती तो वो कोलैप्स होती रहती, ठीक है। ऐसा कई बार ब्रोंकियोल्स के साथ होता है, यूजुअली एस्थमा में हो जाता है कई बार, ऐसा आपके काम का नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई टोल्ड यू। हाँ, तो फिर यहाँ से नीचे जाएंगे इस बोनी केज में। ये बोनी केज अगर आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली विजिबल है। ये रिब्स हैं, ये कोस्टोकांड्रल कार्टिलेज है, ये अपनी स्टर्नम है और पीछे स्पाइन है, अगेन पीछे स्पाइन है। तो इस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर अपने सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ऑर्गन्स हैं मेनली। बीच में हार्ट, हार्ट के जस्ट आसपास 2 लंग्स, ये 2 लंग्स बने हुए हैं, इसके बीच में यहाँ पे हार्ट फिट हो जाता है, ठीक है। हार्ट में से ऑर्टा निकलता है और इन सब के पीछे से ईसोफेगस जा रहा है स्पाइन के पास से, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया रेस्पिरेशन का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बाद वाला टॉपिक। व्हाट वाज दैट? एक्सक्रीशन था एक, और एक्सक्रीशन के अलावा एक और कौन सा था? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, सबसे पहले वापस जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन देख लिया, पहले तो लाइफ प्रोसेसेस देख लेते हैं। एनीथिंग दैट्स मूविंग, बी इट मॉलिक्यूलर लेवल पे, बी इट फिजिकल लेवल पे, बी इट तुम्हें बाहर से दिख रहा है, दैट इज़ लाइफ। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन हमने बात कर ली, प्लांट्स का अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है। न्यूट्रिशन के बाद हमने बात कर ली रेस्पिरेशन का, ब्रेक डाउन ऑफ फूड अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी अपना ख़त्म हो गया। अब हम आ गए हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ह्यूमंस की अगर बात करें, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स हायरार्की में, जैसे कि कॉकरोच हो गए एंड ऑल, उनमें जाएंगे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहीं पे जितने भी टिश्यूज़ हैं उनमें डायरेक्ट स्पेरिकल्स या किसी भी चीज़ से ऑक्सीजन आ रही है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रही है, तो दे डोंट नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स फॉर दैट। बट हमारी बॉडी में अगर देखो तो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम्स का, जो कि ये दिख रहा है आपको, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ये एक ऑर्गन सिस्टम है पूरा, यहाँ से आई यहाँ पे आके एक्सचेंज हो गया एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। कल अपन ने पढ़ा था एल्वियोलाई के लेवल पे एक्सचेंज तो हो गया, लेकिन अब ये पूरी बॉडी पे ट्रांसपोर्ट कैसे कराएंगे? तो दिस इज़ वेयर द ब्लड कम्स इनटू द प्ले। पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हम में यूजुअली ब्लड पे डिपेंडेंट है। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है डबल सर्कुलेशन के थ्रू, और उसके थ्रू हमको पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मिलती है सारे टिश्यूज़ को, और जहाँ जहाँ ये ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी वो टिश्यू डेड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म करते हैं और 1 मिनट का ब्रेक ले लो, जो कि 1 मिनट का नहीं होगा, 10 सेकेंड का होगा। और यहाँ हम वापस आ गए हैं। तो अब अगर आप देख सकते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अबाउट द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मेनली ह्यूमंस एंड एनिमल्स की बात कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली क्या होता है कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। एज ह्यूमंस हमको ऑक्सीजन चाहिए, हर टिश्यू को ऑफ द बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। और बाय प्रोडक्ट क्या बना रहा है वो? कई सारा यूरिया बना रहा है,
वेस्ट मटेरियल बना के दे रहा है टिश्यूज़, उस सबको किडनीज तक पहुंचा के एक्सक्रीट आउट कराना है, फाइनल प्रोसेस जो अपन पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। और उसके अलावा एक और बाय प्रोडक्ट बन रहा है जो कि है CO2, वो अपन को एक्सेल आउट कराना है। तो पूरी बॉडी में यहाँ से लेके नीचे से लेके पूरा इवन ब्रेन तक ब्लड को पहुँचाना, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को हर टिश्यू तक पहुँचाना, एंड उसके बाद हर जगह से CO2 कलेक्ट करना और वापस लंग्स को ला के देना ताकि वो उसको बाहर फेंक पाए। दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्टेशन इज इन ह्यूमंस, जो कि पूरा का पूरा मेनली ब्लड करता है। अब ब्लड के बारे में अगर बात कर लें तो ब्लड के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं उसके कॉर्पोसेल्स, ठीक है, और दूसरा होता है उसमें प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड कॉर्पोसेल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अपन ने 9th में भी पढ़ा था। 2 तरह के होते हैं मेनली, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, और इसमें साथ प्लेटलेट्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं ये मैं यहीं बता देता हूँ, हालांकि आगे बताना है फिर से। प्लेटलेट्स मेनली ये काम करते हैं कि अगर कहीं भी आपका थोड़ा सा भी कट लग गया किसी भी ब्लड वेसल में, इवन इंटरनली इवन एक्सटर्नली, तो ये जल्दी से वहाँ पे जाएंगे और उस जगह को फिल कर देंगे, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे जहाँ से ब्लड लॉस खत्म हो जाएगा। व्हाट इफ़ कि ये ना होते, कई लोगों में किसी बीमारी की वजह से ये नहीं होते, तो वो ब्लीड आउट करते रहेंगे जब तक कि बॉडी में से ब्लड खत्म नहीं हो जाएगा और वो मर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो यहीं पे ही, ठीक है। कॉर्पस्कल्स कैसे हैं अपने, एक RBC एक WBC। RBC में क्या होता है, सबसे कॉमन सबसे इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन। कई बार आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा, आपका हीमोग्लोबिन 10 से 15 के बीच में आता है, ठीक है। एंड यूजुअली लड़कियां जो अच्छा नहीं खाती उनका 6-7 आता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। ये मैंने 9th वाले टॉपिक्स में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ गए हैं अपन हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके और ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं अगर CO2 की बात करी जाए तो CO2 जो अपने पास है, CO2 2 ही चीज़ें होती हैं मेनली जो हमको ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड में, वो है एक तो ऑक्सीजन जिसको लंग्स से पूरी बॉडी ऑल ओवर द बॉडी भेजना है, और दूसरा है CO2 जिसको ऑल ओवर द बॉडी से लंग्स तक भेजना है। CO2 जो होता है ना वो हाईली वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, हाईली वाटर सॉल्युबल होता है। तो यूजुअली उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्या होता है वाटर सॉल्युबल है तो वो प्लाज्मा में ही ट्रैवल कर लेता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इतना वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो उसको RBC में हीमोग्लोबिन से बाइंड होके चलना पड़ता है, ठीक है। हर RBC में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं और हर हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी समझ में आ गया, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ चलता है, RBC में हीमोग्लोबिन पर अटैच होकर चलता है, और CO2 कहाँ चलता है, मेनली प्लाज्मा में जो सेकंड पार्ट ऑफ ब्लड होता है उसमें डिजॉल्व होके चलता है, डिजॉल्व रह के चलता है, डिजॉल्व होके, ठीक है। तो ये चीज़ बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ ताकि तुम लोगों को यहीं कहीं याद हो जाए, एंड दिस इज़ ओवर, ताकि तुम लोगों को यहीं पे सब कुछ खत्म हो जाए, कोई टेंशन नहीं रहे कि मुझे वापस बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेन अपना ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी नहीं, मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मेनली लंग्स से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, वो अपना ब्लड करता है। ब्लड का कौन सा पार्ट, RBC में क्या चीज़ होती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे अटैच करता है, ऑक्सीजन से अटैच करता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से आपको कहाँ पे तरफ भेजना है, पूरी बॉडी से निकाल के और आपको वापस लंग्स तक भेजना है ताकि वो एक्सेल आउट कर सके, अपन एक्सेल आउट कर सकें। तो वो कैसे होता है, एक्चुअली अगर थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक जाएं तो लंग्स में भी किस पार्ट पे, एल्वियोलाई पे भेजना है, वहां से वो बाय डिफ्यूजन वापस चले जाएगा एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से नेजल ट्रैक से बाहर, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज द एंड। मेनली ट्रांसपोर्टेशन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद अब आएगा कि ये तो हो गई अपनी बात कि कैसे अपन ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पर इसके लिए एक मैकेनिज्म तो चाहिए, एक मोटर, एक पंप, एक टिल्लू पंप पता होगा जिन लोगों के घर में होगा उनको, एक पंप चाहिए होता है जो कि इसको पूरे टाइम करता रहे ब्लड को, क्योंकि ब्लड ऐसे एज सच तो नहीं घूमता रहेगा जब तक उसमें कोई पंप नहीं लगा हुआ होगा। तो वो कौन सा ऑर्गन है जो कि पूरे टाइम हमारे ब्लड को पंप करे जा रहा है, पंपिंग, या जो पूरा मैकेनिज्म अपना विद होल्ड करा हुआ है वो है अपना हार्ट, ठीक है। तो नाउ कम्स अ न्यू टॉपिक इन ट्रांसपोर्टेशन के हार्ट क्या होता है।
तो अभी जैसे कि वापस लुल्ली भाई को लेके आ जाते हैं यहाँ से उठा के, तो लुल्ली भाई समझाएंगे। अभी अपन ने बात कर ली थी, ये अपना नेज़ोफैरिंग्स, फिर ये ओरोफैरिंग्स, फिर ये नीचे जा रहा है यहाँ के लेवल पे आके अपने दोनों लंग्स के जस्ट बीच में एक ऑर्गन होता है अपना हार्ट, ठीक है। अब हार्ट को समझाने के लिए जस्ट बिहाइंड दी स्टर्नम होता है, ये स्टर्नम अगर आप फील कर सको एकदम बीच में अपनी जो एक मिड बोन होती है यहाँ पे सब लोग फील कर सकते हैं, इसके जस्ट पीछे अपना हार्ट है और यहीं पे स्टेथो लगा के अपन नॉर्मली हार्ट साउंड सुनते हैं जो कि लब एंड डब हैं। 2 तरह की हार्ट साउंड्स होती हैं, ये वैसे 11th के लिए टॉपिक है लेकिन तुम लोग भी पढ़ लो, लब और डब, ठीक है। 2 तरह की हार्ट साउंड होती हैं, इसको S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ मोर ओवर रिलेटेड टू मेडिसिन। और 11th-12th अभी तुम लोगों के लिए इतना काम का नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो, काम आएगा कभी, ठीक है। तो ये हो गया अपना हार्ट जो होता है वो एक्चुअली होता मिड में ही है। जो फालतू की बातें होती है ना कि वो लेफ्ट में है प्लेस्ड और वो राइट में था प्लेस्ड, मूवीज में दिखाते हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स एक्चुअली इन द मिडिल बट इट्स टिल्टेड, ठीक है। इट्स टिल्टेड थोड़ा सा डिफरेंटली। अभी मैं अगर तुमको इसका डायग्राम बना के दिखाऊं जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज सच, पर हम ऐसी बेसिक डायग्राम बना रहे हैं, तो ये ब्लू से बनाते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि इधर आएगा अपना 4 वेंट्रिकल्स, 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में अपना 4 चेम्बर्ड हार्ट है। अगर एम्फीबियंस का देखें तो उनका 3 चेम्बर्ड है, ओनली एम्फीबियन जिसका 4 चेम्बर्ड है वो अपना क्रोकोडाइल है, ठीक है। ये 9th के कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर नहीं पढ़ा तो उसको जाके पढ़ लो, ठीक है। ये इस तरह से एक चेम्बर हो गया, ठीक है, और इस चेम्बर के नीचे एक और बड़ा सा चेम्बर है, ठीक है, और इसके बाहर तो का बना देंगे बाद में। फिर अगर बात करें, एक सेकेंड, तो ये अपना मेनली हार्ट का डायग्राम हो गया, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा समझाते हैं क्या है ये, रेड से क्यों बनाया है, क्योंकि इसमें रेड ब्लड चलता है, ठीक है। रेड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई डायग्राम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कहाँ से आता है यूजुअली, कहाँ से आएगा बताओ, सोचो, लंग्स से आएगा ना, ऑब्वियसली लंग्स से फिल्टर होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले 2 छोटे छोटे हैं इन दोनों को बोलते हैं एट्रियम्स, ठीक है, एट्रियम्स आ रही है, एट्रियम्स हैं ये दोनों, और नीचे जो 2 बड़े बड़े सारे हैं इनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, ठीक है। सबसे पहले तो अब तुम्हें थोड़ा सा अलग चीज़ें समझाना पड़ेंगी। पहली चीज़ ये कि 2 तरह की अपनी, एक्चुअली 3 तरह की अपना पूरा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। उसमें पहला सिस्टम है अपना आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बता देंगे। दूसरे होते हैं वेन्स, ठीक है, और तीसरा होता है कैपिलरीज। ये समझ में आ गया, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं अपनी, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से तो पूरे बॉडी तक चलेंगी वो अपनी आर्टरीज होंगी। तो ये आर्टरी हो गई अपनी एक, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चल रही है, मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ही चलती है, मतलब रेड वाला ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरा बॉडी से कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेके आती हैं वो सब क्या होती हैं, वेन्स होती हैं। आर्टरीज कैसी होती हैं, बहुत थिक होती हैं, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है पूरे टाइम बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेशर पे, तो इनको थिक होना पड़ेगा और नॉन कोलैप्सेबल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोलैप्स होंगी तो बार बार ऐसे पिचिक पिचिक करती रहेंगी, जैसा अगर मैंने आपको बताया था अभी कोकोनट के स्ट्रॉ का होता है, अगर वो पिच पिच करती रहेगी तो अपना बार बार ब्लड फ्लो रुकेगा बॉडी में। तो इनको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत मोटा होना पड़ता है, बहुत हाईली डेंस होते हैं, इसमें मसल लेयर्स भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, मस्कुलर लेयर ज़्यादा होती है आर्टरीज में, बहुत ही ज़्यादा विथस्टैंड कर सकती हैं प्रेशर को, और नॉन कोलैप्सिबल होती हैं। वहीं वेन्स जो होती हैं, ये जो अपनी नॉर्मल हाथों में वेन्स दिख रही हैं ब्लू कलर की, ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लू ब्लड लेके चलती हैं, मोस्टली सुपरफिशियल होती हैं, ऊपर ऊपर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चल रही होती हैं। मोटे लोगों में ज़्यादा नहीं दिख पाती, क्योंकि फैट जो है वो उसके ऊपर तक कवर कर लेता है कि ये वेन्स दिखना बंद हो जाती हैं, ठीक है। अभी जो ये वेन्स दिख रही हैं ये
वेन्स हैं, आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज डीप चलती हैं थोड़ी और वो पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं, यूजुअली रेड कलर से बनाते हैं आर्टरीज। वेन्स आपको बता दिया। कैपिलरीज क्या होता है? एट द लेवल ऑफ टिश्यूज़ जो एक्सचेंज होता है वो सिंगल सेल्ड हो जाती हैं। जैसे ये तो पूरा मसल की बनी हुई है आर्टरीज और वेन्स, लेकिन जो कैपिलरीज हैं वो जो हैं वो सिंगल सेल्ड हो जाती हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड हो जाएंगी, ऐसी एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी इस तरह से। यहाँ से पूरा आर्टरी का फ्लो आ रहा है और यहाँ से कलेक्ट करके वेन्स जा रहे हैं। ये बीच में तुम्हारा टिश्यू है। ठीक है, ये जो टिश्यू है यहाँ पे पूरा एक्सचेंज होगा, यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू में देगा और यहाँ से ऑक्सीजन देके और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ले लेगा। तो कैपिलरीज के लेवल पे मेन पूरा एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का, और कैपिलरीज के लेवल पे आर्टरीज जो है वो वेन्स में चेंज हो जाती हैं। समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा अगर डायग्राम बना के बताएं अगर तुम लोगों को, तो ये आई एक आर्टरी छोटी सी, ठीक है, फिर ये चेंज हो जाएगी किसमें? छोटी छोटी बहुत सारी कैपिलरीज में ऐसी। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू है, पूरा टिश्यू में एक्सचेंज हो जाएगा, बाहर CO2 इसके अंदर CO2 चला जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा टिश्यू। ठीक है, और जब ये ऑक्सीजन ले लेगा और CO2 बन जाएगा तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने लगेगा। वो क्या बन जाएगी? वेन। ये क्या थी? आर्टरी। और बीच में क्या आ गई? कैपिलरी। ACV या VCA, इससे याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं है वैसे। आर्टरीज के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन। ACV होता है, एप्पल साइडर विनेगर के लिए भी शॉर्ट फॉर्म होता है ACV, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया अपना क्या अभी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का कॉन्सेप्ट। बट थोड़ा सा यहाँ पे पूरी बॉडी में तो यही रहेगा, हार्ट के लेवल पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम है? हार्ट के लेवल पे जो ये आर्टरी जा रही है, जो राइट, ये अपन ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सामने से मेरा ये खोला स्टर्नम और सामने से अपन हार्ट को देख रहे हैं। तो ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो ये वाला साइड मेरा क्या हो गया? राइट, और ये वाला साइड क्या हो गया? लेफ्ट। कॉमन सेंस, ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट, और इसीलिए ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अभी समझ में आ गया? कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, मतलब इवन आई यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड इन दिस 9th-10th में कि ये राइट कैसे, ये लेफ्ट कैसे। अभी हमेशा पेशेंट के लेवल पे देखते हैं। पेशेंट अगर लेटा हुआ है एक सीधी अपना सीधे एक प्लेटफॉर्म पे लेटा हुआ है, उसका स्टर्नम काट के आपने बीच में से यूँ खोला है, तो आपको हार्ट कैसा दिखेगा? लेफ्ट साइड में राइट दिखेगा, क्योंकि पेशेंट के लेवल पे देखोगे तो ये राइट साइड है ना उसका, लेकिन तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें वो लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो ये समझ में आ जाएगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी से नीचे से ऊपर से हर जगह से कलेक्ट, ये ऊपर से भी एक वेन इसमें खुलती है, तो ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करके और कहाँ लेके आ रहा है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से जा रहा है ब्लड किस में? राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल फिर पंप करके ब्लड को कहाँ भेजता है? लंग्स में। ठीक है, ये पूरा कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको याद रखना है, ब्लू से बनाया है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में जाता है, लंग्स में से फिर ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है लंग्स में एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई। फिर से याद कर लो, एक बार रिवाइज कराते चलते हैं हम बार बार। और फिर वहाँ से पूरा वापस पंप होकर किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में, और एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। कहाँ पे? पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो एक बार सर्कुलेट हो रहा है लंग्स में और एक बार पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर वापस आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये ऐसे पूरा यहाँ से यूँ सर्कुलेट होकर आया, और एक बार ये पूरा ऊपर जाके और ये यहाँ से यूँ सर्कुलेट होकर आया लंग्स में से। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? एक सर्कुलेशन ये, एक सर्कुलेशन ये, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। 1000 बार क्वेश्चन आता है आपके हर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आएगा, डबल सर्कुलेशन समझाओ। तो ये है डायग्राम, ऐसे करके समझाना है। अभी तक ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अपन ने हमेशा पढ़ा आर्टरीज क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो अपनी हो गई एक आर्टरी बहुत बड़ी लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये कैसा लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ये अपनी एक वेन हो गई, ठीक है, तो ये कैसा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ऑब्वियसली। ये हो गए वेना कावा, इसको वेना कावा बोलते हैं, ये पूरी बॉडी का ब्लड लेके आती है। ठीक है, लेकिन अब ये दो जो आर्टरीज हैं, एक पल्मोनरी ये जो जा रही है, जो पंप करता है उसको यूजुअली आर्टरी बोलते हैं, तो एक जो वेंट्रिकल से निकल के जा रही है ये थोड़ा सा झोल है, इसको याद करना है। ये जो पल्मोनरी निकल के जा रही है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो घूम के लंग्स से वापस आ रही है रेड कलर की, ये पल्मोनरी वेन है। तो ये एक बस अकेला पार्ट है बॉडी में जहाँ पे उल्टा हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जा रही है? लंग्स में, और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस आ रही है हार्ट में।
ठीक है। तो ये 4 चेंबर ऑफ हार्ट समझ में आ गया तुम लोगों को, डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। फाइनली अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन में तुम लोगों को, मतलब ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में तुम लोगों को एक चीज़ और दी गई है, वो है ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो वो ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर नॉर्मली यूज्ड आजकल तो अब बहुत कम हो गया है उसका यूज़ मेडिसिन में, हम लोग खुद भी यूज़ नहीं करते उसका, मेनली अब आजकल डिजिटल का ज़माना चल गया है। लेकिन अगर आपको अभी भी एक्यूरेट चाहिए तो स्फिग्मोमैनोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एक आपके कफ लगा दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें एक वो रहता है, पंप रहता है। तो पंप से आप इधर का प्रेशर बढ़ाते हो कफ लगा के, ठीक है। एक प्रेशर ऐसा आता है जहाँ पे जाके वो एकदम इक्वेट हो जाता है, मतलब जितना आपका आर्टरी का प्रेशर है, इसमें जितना भी आर्टरी का प्रेशर है वो आर्टरी का प्रेशर उस पंप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आर्टरी में सिर्फ ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा। आपने उतने ही प्रेशर से दबा दिया, मान लो कि तुम्हारा 120 mm ऑफ Hg से तुम्हारा ब्लड पंप हो रहा है, आप अप्रॉक्सीमेशन के लिए लेके चल रहे हैं। तो तुमने अगर 120 mm का या 120 mm का तुमने अगर उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो ब्लड फ्लो जीरो हो जाएगा। जितना पॉजिटिव में ये पुश कर रहा था उतना ही तुमने यहाँ से लगा दिया कफ के थ्रू, तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो बंद हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारी आर्टरी पे, जो यहाँ पे अपन रेडियल आर्टरी को चेक करते हैं ना हार्ट बीट के लिए, कई बार देखा होगा डॉक्टर्स, हकीम्स, होम्योपैथ्स, सब लोग यहाँ पे चेक करते हैं, खुद के भी करो। ये एक टेंडन है, ये दिख रहा है, ये टेंडन के जस्ट राइट में, अगर यूँ 3 उंगली लगाओगे, 3 उंगली लगा के चेक करते हैं, पास से दिखाऊं अगर तो, ठीक है। ये मेरा टेंडन दिख रहा होगा, ठीक है, अलग ही दिख रहा है, बहुत ही पतली वाले हाथ में, ठीक है। इसके जस्ट राइट में, ठीक है, ये वाला राइट में, दिस इज द लैटरल पार्ट ऑफ योर हार्ट, हाथ की तरफ। इसमें कैसा एक आर्टरी तुम्हें फील होगी, रेडियल आर्टरी, तो उसमें आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ब्लॉक कर देंगे अपन, ठीक है। जैसे ही ये बंद हो गया तो ये कैसा हो गया अपना सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर मतलब, सिस्टोल मतलब जितने प्रेशर से हार्ट पंप कर रहा है, ये जो दबाना है ना, ये दबाना सिस्टोल, और ये रिलैक्सेशन डायस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया अपना 120 mm ऑफ Hg। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया कि इतना प्रेशर लगाएंगे और यहाँ से ये आर्टरी आना बंद हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अब अपन प्रेशर को रिलीज करना शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टेथो लगाते हैं, यहाँ पे स्टेथो लगाते हैं और उससे आवाज़ सुनते हैं, प्रेशर को रिलीज करना शुरू करते हैं, धक 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 हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू होती है, जब तक जहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एकदम प्योर फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अभी तक 120 से लेके मान लो डायस्टोलिक प्रेशर आपका 80, तो 120 से 80 तक तुम्हें धक 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 साउंड आएगी, लेकिन जैसे ही 80 के तरफ आएगा, डायस्टोलिक प्रेशर पे आएगा, तो फ्री फ्लो होने लगेगा वहाँ से। जब फ्री फ्लो होने लगेगा तो स्टेथो में आवाज़ आना बंद हो जाएगी। आवाज़ आना जहाँ से बंद हो जाए उसी को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो हमने आपको ब्लड प्रेशर नापना भी सिखा दिया बहुत ही ईजिली, ठीक है। यहाँ पे से पहले हाथ रख लो और पंप करते जाओ, जिस जगह पे जाके यहाँ की ये रेडियल आर्टरी आना बंद हो जाए वो तुम्हारा सिस्टोलिक प्रेशर, और फिर यहाँ पे स्टेथो लगा लिया, यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी पे स्टेथो लगाते हैं, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा, और यहाँ पे जिस तरह पे धक 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 आवाज़ आना बंद हो जाए प्रेशर गिराते वक्त, वो तुम्हारा डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। तो दिस इज इट, यही था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस में मेनली। इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात करें तो उन्होंने 2 चीज़ें और दी हैं। एक प्लेटलेट्स के बारे में दिया है, प्लेटलेट्स हमने आपको समझा ही दिया था। प्लेटलेट्स क्या था? प्लेटलेट्स क्या था? एनीथिंग तो नहीं था, ब्लड का एक कंपोनेंट था। ब्लड के 3 कंपोनेंट बताए थे, जल्दी से रिवाइज कर लो और कमेंट सेक्शन में भी लिख दो अगर याद है अभी तो। वो क्या क्या है? पहला आरबीसी या ब्लड कॉर्पोसिल्स, और दूसरा प्लाज्मा। तो ब्लड कॉर्पोसिल्स में क्या क्या आता है? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या था? कहीं पे भी अगर अपना लीकेज हो रहा है ब्लड का, या कहीं पे भी अपने चोट लग गई है, तो उसको फिल इन करना, ठीक है। उसको फिल इन करता है कैसे? नेट बना के, ठीक है। ये एक बात हो गई। लिम्फ क्या होता है? एक लिम्फ वाला कॉन्सेप्ट और है, ये थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है 11th और 12th का, लेकिन फिर भी इसको समझा देते हैं, बहुत ईजी है। क्या होता है कि जब अपन का टिश्यूज़ के लेवल पे यहाँ पे आ गए थे अपन, यहाँ से आर्टरी आ रही है, यहाँ से वेन जा रही है, ये अपनी वेन है, ये अपनी वेन है, और ये अपनी आर्टरी है, ठीक है। ये आर्टरी, ये वेन, और ये बीच में क्या हो गई? कैपिलरीज हो गई। कैपिलरीज के लेवल पे बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें से ब्लड का छना हुआ पार्ट, दैट इज द प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा था ना एक पार्ट जो लिक्विड पार्ट था, और दूसरा उसमें ब्लड में क्या था? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स थे, नहीं है। तो कॉर्पस्कल्स तो हटा दो, प्लाज्मा का कुछ पार्ट जो है इसमें छन के रह जाता है, ठीक है। वो आखिर में जो अपना वीना कावा था ना हार्ट के जस्ट पहले, उसमें आके वापस
जमा हो जाता है और ब्लड वापस ब्लड के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो छना हुआ पार्ट ऑफ ब्लड होता है जो कि कैपिलरीज के लेवल पे छन जाता है, उसको कई बार क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। और इसका पूरा अलग सर्कुलेशन होता है बॉडी में, ठीक है। जैसे अपनी आर्टरीज और वेन्स चल रही है ना, ऐसे अपना पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है बॉडी में। ये मेनली काहे में हेल्प करता है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ अपना किस में चलता है, लिम्फेटिक सिस्टम में चलता है पूरा, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम एक पूरा डिफरेंट पार्ट है, पूरा का पूरा डिफरेंट पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा एक अलग सर्कुलेशन चल रहा है उसमें। अपने कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे अपने गिठान बन जाती हैं, ऐसी छोटी छोटी सी गिठान बन जाती है। जब अपने कभी भी गले में इन्फेक्शन होगा तो यहाँ छोटी छोटी सी चीज़ें फील होने लगती हैं, तो वो क्या है, लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, लिम्फ की नोड्स हैं। इससे पहले 9th में अपन ने नोड्स पढ़ी थी प्लांट्स में, ठीक है। तो ऐसी ह्यूमन में भी होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। लिम्फ नोड्स पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के बीच में, जहाँ पे बहुत सारे अपने क्या इम्यूनिटी के सेल्स रहते हैं। लिम्फ नोड्स का मेन काम क्या है, अपने पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या है, अपन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं ये अपनी बॉडी में। तो दिस इज इट, लिम्फ्स के बारे में भी थोड़ा सा समझा दिया, बाकी अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आ जाते हैं प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो ये अपना ह्यूमंस का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हुआ, अब आ जाओ प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जल्दी से एक बार देख के और ख़त्म करते हैं। प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन मेनली दो तरह से होता है, एक होता है इनका जाइलम, ठीक है, और एक होता है फ्लोएम। ये भी 9th का कॉन्सेप्ट है, पढ़ा चुके हैं 9th में, नहीं पढ़ा तो एक बार वहाँ जाके देख लो। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है। जाइलम का मेन काम क्या है, पूरा बस इतना ही पढ़ना है तुम लोगों को। जाइलम जो है वाटर प्लस मिनरल्स लेके चलता है अपने अंदर, ठीक है। जाइलम क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। और मेनली जाइलम जो होता है वो डेड टिश्यू होता है, मोस्टली डेड टिश्यू ही होता है, उसमें लाइव टिश्यू भी होता है। फ्लोएम का मेन काम क्या है, फूड पार्टिकल्स का ट्रांसफर, ठीक है। फूड बन कहाँ रहा है, पत्तियों में, लीव्स में, ठीक है। और उसको भेजना कहाँ तक है, मेनली रूट्स में, ठीक है। बस यही काम है मेनली। और वाटर कहाँ से उठा रहे हैं अपन, रूट से उठा रहे हैं, ठीक है। और जाना कहाँ तक है, लीव्स के एंड तक, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अब थोड़ा सा इसको एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ 9th में, उसको फिर से पढ़ा रहा हूँ। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है मेनली, वाटर कैसे चलता है बॉडी में उसको हम एक बार आपको समझा देते हैं। मतलब प्लांट बॉडी में कैसे चलता है, अपनी बॉडी में तो नहीं, प्लांट बॉडी में कैसे चलता है। वाटर मेनली कैसे ट्रैवल करता है, ये रूट है प्लांट का, ठीक है। यहाँ पे रूट्स हैं बहुत सारे प्लांट के। तो इधर बहुत सारे मिनरल्स पड़े हुए हैं अपने पास, रूट मिनरल्स भी पड़े और वाटर भी पड़ा है। प्लांट क्या होता है, इधर से थ्रू कई बार डिफ्यूजन या इवन पॉजिटिव प्रेशर यहाँ से बढ़ाने लगता है, ठीक है। यहाँ से प्लांट उसमें पानी बढ़ाने लगता है और खींचने लगता है, यहाँ से तो चढ़ जाता है थ्रू पॉजिटिव प्रेशर। यहाँ तक मान लो इतने पार्ट ऑफ स्टेम तक चढ़ गया, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर पीछे से प्लांट पानी उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है थ्रू एक्टिव प्रोसेस भी और थ्रू डिफ्यूजन भी। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ पानी का ही प्रेशर थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाएगा, मान लो इतने ऊपर तक चढ़ गया तुम्हारा प्लांट का पानी। अब इसके ऊपर कैसे चलाएंगे, अब प्लांट में तो एज सच ह्यूमंस की तरह हार्ट नहीं है, ठीक है, जो कि उसको ऐसे पंप करे ब्लड को पूरा एंड तक, ठीक है। तो वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो मेन इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव प्रेशर जो कि इंक्रीज्ड वाटर से ही बन रहा है, वाटर के ही पॉजिटिव प्रेशर से बन रहा है, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है वाटर से ही। और दूसरा होता है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो अभी समझा देते हैं। जो फूड का जो भी है वो पूरा एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब उसमें एटीपी खर्च होगा और अगेंस्ट द ग्रेडियंट भी चढ़ाया जाएगा या उतारा जाएगा, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब टूवर्ड्स, विद द ग्रेडियंट अगर चलोगे तो एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आप तैर रहे हैं और विद द वाटर फ्लो तैर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू यूज़ योर एनर्जी। बट अगर आप अगेंस्ट द वाटर फ्लो तैरोगे तो तुम्हें एटीपी यूज़ करना पड़ेगा अपना, ठीक है। विद द वाटर फ्लो तैरोगे तो सिर्फ फ्लोट करना है तुमको, फ्लोट करने में बहुत कम एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है। तो अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन अभी हम समझाते हैं, पहले ये देख लो। ये एटीपी यूज़ करके अगेंस्ट द ग्रेडियंट, मान लो कि रूट्स में बहुत सारा फूड भरा हुआ है, ऑब्वियसली पहले से ही भरा हुआ है। एक गाजर आधी से ज़्यादा बन चुकी है तो उसमें बहुत सारा फूड स्टोर्ड है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें और फूड स्टोर करना है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। यहाँ तो फूड वैसे ही कम है लीव्स में, यहाँ ज़्यादा है, फिर भी उसको यहाँ से यहाँ भेजना है तो एटीपी यूज़ करके एक्टिव प्रोसेस के थ्रू इसमें भरता जाएगा वो, ठीक है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में डालते जाओ, बार बार एक्सप्लेन करते जाएंगे, तुम्हारे लिए नए वीडियोज़ बनाते जाएंगे, ठीक है। और इधर शर्म भी नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि भाई कोई किसी को जानता ही नहीं है। बेझिझक बेधड़क कुछ भी सवाल पूछो, आई विल गिव यू दी आंसर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना एटीपी से ये अभी भर है। अभी आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसपिरेशन, और हर कोई समझा भी नहीं पाता है इसको।
जिस तरह से मैंने खुद ने समझा था वही मैं समझाऊंगा। ट्रांसपिरेशन काय में होगा, जाइलम में होगा, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए होगा, ठीक है, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए प्रोसेस होगा। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट जल्दी से समझना पड़ेगा, वो है किसका, एडहेशन और कोहेशन। एडहेशन का मतलब क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा टाइल्स एंड ऑल को लगाने के लिए क्या चाहिए आपको, एडिसिव चाहिए। जो भी दो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको जोड़ने के लिए अपन एडिसिव लगाते हैं, इसमें पेपर और वुड दोनों को जोड़ना है तो एडिसिव लगाया। तो दो किसी भी अलग अलग चीज़ों को जोड़ने के लिए एडिसिव लगता है। जैसे कि अभी इस केस में मान लो तो ये जाइलम है अपना और इसके अंदर पानी है। जाइलम और पानी कैसे चिपकेंगे, थ्रू द फोर्स ऑफ एडिशन, ठीक है, जाइलम प्लस वाटर, ये कैसे चिपकेंगे, थ्रू द फोर्स ऑफ एडिशन। और दो सेम ऑब्जेक्ट साथ में आपस में कैसे चिपकते हैं, वाटर और वाटर प्लस वाटर कैसे चिपकते हैं, उनमें एक फोर्स होता है चिपकने का, उसको कोहेजन बोलते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद करने वाली है। एडिशन वैसे याद हो जाएगी। एडिशन क्या होता है, एडिसिव जो भी अपन यूज़ करते हैं, कई बार आपने फेविकॉल के ऊपर भी देखा होगा एडिसिव लिखा रहता है। तो एडिसिव क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, अलग अलग चीज़ों को, पानी को नहीं जोड़ता वो, ठीक है, पानी में खुद का फोर्स होता है कोहेशन, ठीक है। तो एडिशन और कोहेशन की दो बातें हो गई। अब मान लो कि अपन ने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि लीव्स के एंड पे क्या होता है, एक ऐसा किडनी शेप्ड दो गार्ड सेल्स होते हैं और उनके बीच में एक ओपनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के मैंने 3 काम बताए थे, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ऐसी उंगली करके उस वक्त भी बताया था थोड़े पिछली लेक्चर में। पहला काम था ऑक्सीजन का बाहर निकालना, CO2 का अंदर लेना, और तीसरा काम क्या था, H2O का बाहर निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, और वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, जो कि पता ही होगा आप सबको, सनलाइट में एवेपोरेट होता है यहाँ से पानी, और पानी H2O से वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है। अब ये एक पतली सी जाइलम फाइबर है, ये नीचे रूट से चलता हुआ आ रहा है, इसमें यहाँ तक पानी था, पॉजिटिव प्रेशर, और धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पूरे में पानी था मान लो, ठीक है। धीरे धीरे पानी ऊपर बढ़ता ही रहता है थ्रू पॉजिटिव प्रेशर, एक हद तक तो बढ़ा, फिर स्टोमेटा तक पहुँच गया, ठीक है। स्टोमेटा तक एक बार पहुँच गया तो वहाँ से हुआ पानी का लॉस, ठीक है, वेपर बन के उड़ा पानी। तो बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कोहेशन, ठीक है, एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ था, यहाँ का एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा था, ये भाई सब बन के उड़े, तो इनके पीछे ये वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ा, ये वाटर मॉलिक्यूल आगे बढ़ा, तो इनका ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी उसके आगे बढ़ा, और ये वाला भी आगे बढ़ा। तो ऐसे पूरे टाइम अप फ्लो बना रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यों, कोहेशन फोर्स की वजह से। वाटर के बीच में जो फोर्स है वो एक दूसरे वाटर को चिपक के ऐसे निकाल, जैसे आपने एक बूंद यहाँ पे लगा लोगे ना वाटर की, और दूसरा बूंद यहाँ से लेके आओगे और दोनों को यूं करोगे तो बीच में दोनों एक दूसरे से चिपक के आएंगी, ठीक है। दैट इज द फोर्स ऑफ कोहेशन। तो ये कोहेशन फोर्स की वजह से जाइलम में क्या होता है, जाइलम में जो भी फ्लो होता है, एक तो पहला तो अपना पॉजिटिव प्रेशर था, पॉजिटिव प्रेशर, और दूसरा फ्लो कौन सा है अपना, थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन समझ में आ गया। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटा के लेवल पे जो पानी एवेपोरेट हो रहा है, एवेपोरेट जो हो रहा है, उसकी वजह से नीचे से एक पुलिंग फोर्स बन जाता है, नेगेटिव प्रेशर जो अपन खींचते हैं। ब्लो करना मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव प्रेशर, और सक करना मतलब नेगेटिव प्रेशर। तो यहाँ से एक तरह से वो इसको सक कर रहा है थ्रू नेगेटिव प्रेशर, और एक यहाँ से थ्रू वाटर कौन सा चल रहा है, पॉजिटिव प्रेशर। तो ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल करता है, ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशनल पुल क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल है नेगेटिव प्रेशर जिससे पानी ऊपर खिंच रहा है, और नीचे से वाटर का एक पॉजिटिव प्रेशर जो पानी को पीछे से धका रहा है। तो ऐसे करके पूरे टाइम एक फ्लो बना रहता है पानी का, जो पूरे प्लांट के उसमें पानी एंड मिनरल्स को सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट एंड। और 2 मिनट का ब्रेक, और फिर लेके आता हूँ मैं फौरन से अगला लास्ट पार्ट, एक्सक्रीशन। तो ये मैं गया और ये मैं आ भी गया, ठीक है। तो हाँ सॉरी, ये तो मिटाने भूल गए थे, ये आ गया अपन वापस, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट एक्सक्रीशन। अभी क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला न्यूट्रिशन था, सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेसेस थे, उसके बारे में इंट्रो दे दिया था। फिर न्यूट्रिशन चाहिए था हमको। न्यूट्रिशन कैसे तोड़ते हैं अपन बॉडी में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से अपन ने पूरा मैकेनिज्म बता दिया, प्लांट से भी एनिमल्स में भी, न्यूट्रिशन का भी अपने प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ लिया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आया था अपना भी, ट्रांसपोर्टेशन, क्यों अपन को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद एक और चीज़, उससे पहले रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड फाइनली हम आ गए किस पे, एक्सक्रीशन।
जो भी अपने बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका एक ना एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उसमें कई सारे गुड चीज़ें भी हैं, कई सारी ख़राब चीज़ें भी जा रही हैं। जो ख़राब चीज़ें हैं जो बॉडी को यूज़ नहीं करना, वो एज अ वेस्ट हमको बाहर निकालना है। एक अपना वेस्ट क्या बनता है बॉडी में, CO2, कॉमन सेंस, ऑक्सीजन यूज़ करके CO2 बना, वो अपन क्या कर रहे हैं, कैसे बाहर निकाल रहे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, उसको बाहर निकाल देते हैं। सेकेंडली एक और बनते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, ठीक है। तो इनको फटाफटी में क्या करना है, निकालना है बाहर, ठीक है, फ़ौरन बाहर निकालना है, जल्दी बाहर निकालना है। ज़रा भी टाइम की अपनी बॉडी में रहेंगे तो खराबी पेश करने लगेंगे बॉडी को, ठीक है। तो नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये अपना पूरा एक इसके लिए अलग बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है, जो कि अपने नीचे होता है किडनीज के बाद यूरेटर आके खुलता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से यूरेथ्रा से बाहर, ठीक है। तो अपन का जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो यूजली यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है, ये सब क्या है, ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इनको अपन को फ़ौरन बॉडी के बाहर निकालना है। जो भी अपन ने खाया है, जो भी अपन ने प्रोटीन रिच डाइट खाई है, जो प्रोटीन्स मेनली किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन्स के बने होते हैं, जो कि अपन को चाहिए फॉर बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होता है प्रोटीन। तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो यूरिया और यूरिक एसिड होता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जब भी किसी को किडनी में कोई परेशानी है तो प्रोटीन डाइट कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपका यूरिया यूरिक एसिड बनना अपने आप कम हो जाएगा जब आप प्रोटीन डाइट कम कर दोगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसका जल्दी से एक डायग्राम बना के तुम लोगों को दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है अपना किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में इतना खासा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम ये ऐसा अपना किडनी रहेगी, किडनी से यूं करके एक चीज़ निकलेगी बाहर, ठीक है। ये अपनी भाई साहब दूसरी किडनी हो गई। 2 किडनी होती हैं अपने पास। कई बार ऐसा होता है कि एक किडनी ख़राब हो जाए तो दूसरी पे भी इंसान जिंदा रह लेता है, ठीक है। ये दोनों गए नीचे, ये क्या है, यूरेटर्स हैं। ये दोनों यूरेटर एक ऐसे करके ऑर्गन में खुलते हैं, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ये पूरा स्टोर करता है यूरिन को, बहुत देर तक 1.5 लीटर्स तक स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। और ये फाइनली यूरेथ्रा, जो कि मेल्स में थोड़ा लंबा होता है, फीमेल्स में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। ये यूरेथ्रा और ये है यूरेटर, ठीक है। यूरेटर्स हैं और ये अपनी किडनीज हो गई, ठीक है। और दोनों किडनीज का अपना खुद का एक आर्टरी होती है, एक रीनल आर्टरी आती है, जो कि दोनों में देता है अपना, ठीक है। ये रीनल आर्टरी हो गई, रेड कलर की है तो रीनल आर्टरी। और एक उन्हीं में रीनल वेन होती है, जो कि यहाँ से वापस भी लेके जाता है दूसरी चीज़ें, ठीक है। ये रीनल वेन हो गई, खुद की रीनल आर्टरी, खुद की रीनल वेन इसमें चल रही होती है। मेन आर्टरी से आते इसकी ब्रांचेस होती हैं। दोनों को एक रीनल आर्टरी, दोनों को एक रीनल वेन मिलती है। और ये जो है यूरेटर्स आ गए किडनी में, मेनली पूरा फिल्ट्रेशन होता है और यूरिया यूरिक एसिड किडनी से बाहर होता है, ठीक है। किडनी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो मेन जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो क्या होता है, वो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं ज़रा से जल्दी से। हालांकि तुम्हारी 10th में इतना खासा दिया नहीं है, 11th में मेनली दिया है ये वापस, पर 10th में जितना दिया है उतना अपन पढ़ लेते हैं। तो ये रही अपनी भाई सब किडनी, ठीक है। और ये जो पार्ट रहता है जो कि पूरा कलेक्ट करके यहाँ से यूँ निकालते हैं, इसको हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच बीच में ऐसे कोनिकल मासेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। कोनिकल मासेस होते हैं और इनमें बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल यूनिट ऑफ ऐसे ऐसे, फिर एक लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट होता है ये, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी होता है अपने नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन क्या होता है, कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे दिखेगा इनिशियली तो, ठीक है। ये PCT हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये DCT हो गया, और यहाँ पे से फिर फाइनली एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स खुल जाती हैं हाइलम में, और वहाँ से फिर यूरेटर में जाके पूरा अपना ब्लड वो यूरिन कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में डालती हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होकर बाहर। इसको बोलते हैं PCT, ये वाले इतने पार्ट को PCT बोलते हैं।
इतने पार्ट को DCT बोलते हैं, ठीक है। PCT का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और सेम इसका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, हर कुछ लिख दो, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड, और ये जो एक लंबा सा हेयर पिन लूप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले हो गया। अब इसके मैकेनिज्म को तुमको नहीं पढ़ना, मेनली तुमको क्या पढ़ना है कि यहाँ पे भाई साहब आते हैं एक एफरेंट मतलब आने वाला एफरेंट आर्टियोल आता है, और यहाँ पे पूरे टफ कैपिलरीज बनती हैं, और एफरेंट आर्टियोल आके एफरेंट एट्रियोल निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आया, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एफरेंट है, एफरेंट हमारे नाम से याद रख सकते हो, हमारा नाम क्या है, डॉक्टर अफान। एफरेंट जो आया वो एफरेंट, और जो गया वो इफेरेंट, है ना। जो आया वो पूरा ब्लड लेके आया है, ब्लड यहाँ पे छन जाता है, ब्लड में से जो छन के जो वेस्ट मटेरियल है वो ये PCT एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर PCT में वो छनता हुआ पूरा PCT से लूप ऑफ हेनले से वो कंसंट्रेट होता हुआ DCT में जाके, और ये कलेक्टिंग डक्ट से जाके हाइलम में जाके बाहर निकल जाता है। इतना ही पढ़ना है, बाकी इससे ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, वो तुम लोगों के काम का ही नहीं है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। मेन अपन क्या क्या निकाल रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में से, मेन अपन का यही है कि अपन को निकालने के एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिया और यूरिक एसिड, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। नाइट्रोजन कहाँ होती है, अभी बताया था प्रोटीन्स में होती है। प्रोटीन्स से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे पास बनते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, वो सब किडनी बाहर निकालती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके समझ में यहाँ पे आ गया है। फाइनली प्लांट्स के एक्सक्रीशन सिस्टम पे आ गए हैं अपन। प्लांट्स में एक्सक्रीशन सिस्टम एज सच कुछ नहीं होता, मेनली CO2 निकाल रहे हैं तो वो कैसे एयर में रिलीज कर देते हैं, वाटर निकालते हैं इनका बाय प्रोडक्ट, तो वाटर भी वेपर बना के उड़ा देते हैं, अभी समझाया है ट्रांसपिरेशन में कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको कुछ करना होता है तो इसमें कुछ तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो अगले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन्स क्या करते हैं कि प्लांट से अच्छा जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं वो उस पत्ती में से निकाल के वापस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो जो पत्ती है वो बिल्कुल सूख के येलो पीली हो जाएगी, और वहाँ से वो अपने आप झड़ जाएगी। तो इस तरह से उस पत्ती का एक्सक्रीशन हो जाएगा प्लांट में से, उसकी सारी अच्छी चीज़ें निकाल ली और उसको फेंक दिया बाहर। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब हार्मोन्स होता है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन होता है, वो सब तुमको थोड़ा सा बता देंगे। और कई बार ऐसे प्लांट के कुछ पार्ट्स जो डेड हो जाते हैं वो भी इसी वजह से होता है, ठीक है। तो दिस इज इट, यहाँ पे ख़त्म हो गया पूरा चैप्टर। एक वीडियो और बनाने वाले हैं, 10 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अगर आपने ये पूरा वीडियो एक बार पढ़ लिया है तो बस वो 10 मिनट का वीडियो देख लो एंड यू विल बी गुड इनफ कि आप जाके अपना पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पूरा अभी तक का चैप्टर, ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, और उनके साथ बैठ के भी पढ़ो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम उनके साथ बैठ के पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रिवीजन होगा, और उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर बहुत इजीली कर लोगे घर बैठे बैठे ना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग वोचिंग में पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसी से पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। दैट्स इट, टेक केयर, सब्सक्राइब टू द चैनल बायोलॉजी अनफिल्टर्ड बाय डॉक्टर अफान मसूद।